नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बहुत ही नामी इंसान। वैसे तो मुझे इनकी परिचय कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में ही नहीं, अन्य देशों में भी ऐसा कोई नहीं होगा जो कि इन्हें ना जानता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, सबसे बड़े मालिक रतन टाटा जी की। देखिए, अनेकों धन कुबेर होते हुए भी भाई इस भारतवर्ष में एक से बड़े एक धन कुबेर हैं, अनेक धनवान हैं। किंतु देखिए, और ये भी आपको बता दें कि हमने आज अपने चैनल पर जन्म कुंडली अध्ययन का यह पहला वीडियो है। हम सर्वप्रथम एक ऐसे भाई धन कुबेर तो है ही, साथ ही साथ महादानी भी हैं। यहाँ दान के विषय में सर्वप्रथम किसी सबसे बड़े उद्योगपति का नाम आता है तो वह मेरे ख्याल से कि रतन टाटा जी ही होंगे। धन कुबेरों में तो भाई अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, फिर आपकी जो है ओम बिड़ला, इसके बाद सबसे बड़े आजकल ट्विटर के मालिक एलोन मस्क, बहुत सारे लोग आते हैं। किंतु दान की सूची में मुझे लगता है कि इनसे बड़ा दानी कोई नहीं होगा, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक पता चला कि अपने दान की आधी से ज्यादा कमाई किसी चैरिटेबल में दान कर देंगे, अपनी कमाई का आधे से ज्यादा दान किसी चैरिटेबल में कर देंगे, किसी ट्रस्ट में कर देंगे, अनाथ बच्चों को, विधवाओं को दे देते हैं। अब ये एक लोगों को नहीं देते, एक ट्रस्ट के द्वारा अनेकों लोगों में भेज देते हैं। तो देखिए, आज हम इन्हीं की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे कि आखिरकार इनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है, ऐसी कौन सी ग्रह युतियां है जिसके कारण इन्हें आज इतनी ऊंचा पद, इतना ऊंचा सिंहासन मिला। तो देखिए, सर्वप्रथम बात करें कि ये कोई नए धनी नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी धनी होते चले आ रहे हैं। इससे पहले इनके पिताजी भी इनके पिताजी ने ही टाटा ग्रुप का जो है नींव रखी थी, निर्माण किया था, जिसको इन्होंने संभाला और बाकायदे बहुत अच्छे से संभाला। उसको भी रात दिन मेहनत करके उस कंपनी को आगे बढ़ाया। तो आइए इनके, देखिए सर्वप्रथम एक बात कर ले, व्यक्ति की कुंडली ही सब कुछ नहीं होती, कुंडली से भी बढ़कर उसका कुछ भाग्य होता है, कुछ प्रारब्ध होता है। तो आइए सर्वप्रथम देखिए, ये कुंडली उनकी है। कुंडली कैसी है? तो धनु लग्न की कुंडली है और लग्न में ही तीन तीन ग्रह शुक्र, सूर्य और बुध बैठे हैं। और इसमें जो लग्नेश है, लग्नेश कौन है? तो धनु लग्न की कुंडली है, तो लग्नेश हुए गुरु, और गुरु लग्नेश होकर कहाँ पर बैठे हैं? तो दूसरे भाव में, किंतु नीच के हैं। तो सर्वप्रथम बात कर ले, धनु लग्न कैसा है? यह लग्न कैसे होते हैं इस लग्न के जातक? देखिए, धनु लग्न अपने लक्ष्य को साधे हुए, धनुष पर एक घोड़ा और एक व्यक्ति का प्रतीक है, दोनों एक दूसरे में ज्वाइंट है, और धनुष पर तीर लगाकर अपना लक्ष्य निशाना साधे हुए एक आदमी उस घोड़े में ज्वाइंट है। तो दर्शकों, अब कोई भी काम करे, कोई भी ए टू जेड कोई भी काम करे, किंतु अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलता धनु लग्न के लोग अथवा धनु राशि के लोग। तो इनका लग्न धनु हो गया। राशि कौन सी है इनकी? तो देखिए, आप चंद्रमा 11वें भाव में, अर्थात जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, 11वें भाव में तुला की राशि में बैठे हैं। यह राशि किसकी है? तो यह राशि शुक्र की है, यह राशि शुक्र की है। अब शुक्र किन चीजों के कारक हैं? तो शुक्र लग्जरी व्यवस्थाओं के कारक हैं, शुक्र वाहन के कारक हैं, शुक्र कपड़ों के कारक हैं। तो दर्शकों, मेरे ख्याल से ज्यादातर इनका, भाई अब ये ही जान सकते हैं, लेकिन जितना मैं समझता हूँ कि इनके इनकम का एक सबसे बड़ा भाग टाटा इंडस्ट्रीज, मोटर इंडस्ट्रीज ही है, जहाँ पर ये लोहे इत्यादि बनते हैं, जहाँ पर साज सजावट का काम बनता है, जहाँ पर कार इत्यादि बनती है। एक मोटी रकम वहां से आती होगी इनकी, और राशि भी वही है, इनकम भाव का भी मालिक भी शुक्र है। तो एक अच्छा खासा रकम इनका जो है शुक्र के द्वारा आता होगा। इसी के साथ साथ यदि आप इनकी कुंडली देखो तो सबसे बढ़िया इनकी कुंडली में मुझे लगा पराक्रम भाव। पराक्रम भाव कैसा है? तो अब पराक्रम भाव में देखो कौन सी राशि बनी है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। इस 11 नंबर में 11वीं राशि हुई, कौन सी राशि? कुंभ राशि हुई। अब कुंभ राशि के स्वामी कौन बनते हैं? तो शनिदेव। शनिदेव बैठे कहाँ पर हैं? 12वें नंबर की राशि में, यानी चौथे भाव में। अब देखिए, पराक्रम बड़ा जबरदस्त है, पराक्रमेश शनि, और उस पराक्रम भाव में बैठा हुआ मंगल। भाई शनि कौन है? तो मेहनत कराकर शनि ऐसे किसी को नहीं छोड़ते, बकायदा ए टू जेड। यदि आप देखिए, एक एस्ट्रोलॉजर हो, ज्योतिषी हो, ज्योतिष का कार्यक्रम में ज्योतिष कुंडलियां देखते हो, तो आप समझते होंगे शनि देव हमेशा न्याय कारक हैं। सर्वप्रथम जातक को खूब रगड़ते हैं, इस पिट कर जब उसे मजबूत कर लेते हैं, जान जाते हैं कि नहीं ये परिपक्व है, तब उसे फल देना प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार टाटा जी के जीवन में भी शुरू से ही कहीं ना कहीं संघर्ष भरा जीवन रहा ही होगा। भाई शुरू से इन्होंने अपने जो है इस ग्रुप की, इस जो है कंपनी की नींव संभाली,
और जितना देखिए पहले का मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इस कुंडली के तौर पर मैं जितना कह सकता हूँ कि शुरू में जब मेरे ख्याल से नैनो कार आई थी, उस समय टाटा कंपनी कुछ खास जो है लेन-देन नहीं था, कोई खास इसका नाम नहीं था। किंतु नैनो कार जब से आई, तब से धीरे-धीरे इस कंपनी का नाम बढ़ा, इसकी इकोनॉमी बढ़ी और आज कार के मामले में गाड़ी वाहन के मामले में नंबर 1 कोई कंपनी है। भाई आजकल आप यदि सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी देखो, तो टाटा कंपनी का जो लोहा होता है, ये नहीं कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ये भी बात नहीं है। कुंडली से जितना इनके पता चलता है कि एक इन्हीं कारों से इनके पास आया। तो लग्ज़री व्यवस्थाएँ पहले से ही शुक्रदेव दे रहे थे कि बता रहे थे कि इसी से इनकी इनकम बढ़िया होगी इनकी। तो इन्होंने अपनी इसी कार की फैक्ट्री पर मेहनत की, इसे आगे बढ़ाया और आज सभी लोग इन्हें जानते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार उनकी कुंडली में चंद्रमा से गुरु, चंद्रमा 11वें भाव में बैठे हैं, चंद्रमा से गुरु चौथे भाव में बैठे हैं, गिनने पर 4 नंबर आएगा, जिससे कि कुंडली में गज केसरी योग भी बन रहा है। अब गज केसरी योग बन रहा है, कितना जबरदस्त होता है आप जानते ही हो। हाँ, वो अलग बात है कि चंद्रमा नीचाभिलाषी है, यानी नीच का होने वाला है। इसी के साथ साथ यदि आप दूसरे भाव में देखो, तो दूसरे भाव में बनी है मकर राशि। यह मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि। शनि कहाँ पर बैठे हैं? तो शनि देव बैठे हैं अपने चौथे भाव में। चौथे भाव को स्वपार्जित यानी अपने से कमाया हुआ जो धन होता है, जो सुख वैभव होता है, वह चौथे भाव का होता है। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का होता है। पैतृक संपत्ति के मालिक कहाँ पर जाकर बैठे हैं? स्वपार्जित भाव में, यानी व्यक्ति जातक अपने से जो कमाता है उस भाव में जाकर बैठे हैं। यह भी बात भी सिद्ध होती है कि इन्हें पैतृक संपत्ति तो मिली, किंतु उसे और बढ़ाने वाले कौन होगा? ये जातक होगा। और इन्होंने किया भी वही, जो भी पैतृक संपत्ति इन्हें मिली उससे इन्होंने बढ़ाया, घटाया नहीं, उसे गवाया भी नहीं। ये नहीं चलो हम भैया शुरू से धनी है सब कुछ गवा दे, नहीं, ऐसो आराम नहीं किया, लग्जरी व्यवस्थाएं भी नहीं ली। अच्छा, लग्जरी व्यवस्थाएं क्यों ना ली? शुक्र की राशि बनती है, तुला राशि बनती है, तो भोग की इच्छा तो रही होगी, खूब जो है ऐश्वर्य भी किया होगा, ऐश्वर्य का भोग भी किया होगा, ये भी अपने जीवन में खूब ऐशो आराम से रहे होंगे। और जब जीवन का उत्तरार्ध आया, शनिदेव का फल देना शनिदेव चालू किया, तो शनिदेव से जुड़ने के कारण इन्होंने अंत समय में वैराग्य को अपनाया। और आप देख ही रहे हो, धीरे धीरे जितना भी इनकम होता है, अभी ज्यादा सुख सुविधा के पीछे नहीं भागते। शनिदेव ने वैराग्य दिया, धीरे धीरे अब दान ट्रस्ट के पीछे भागते रहते हैं। अच्छा, अब दान का ये भी मतलब नहीं कि हमेशा पूजा पाठ करवाओगे, हमेशा ब्राह्मणों को ही दान दे। भाई भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो असहाय हो, जिन्हें दान की जरूरत हो, उन्हें ही दान देना चाहिए। इन्होंने किया भी ये, अब ये खुद लोगों के पास जाकर नहीं देते। अच्छा, एक प्रकार से आप ये भी समझिए, इनकी कंपनी में हजारों नहीं लाखों कर्मचारी, हजारों नहीं लाखों कर्मचारी काम करते होंगे, और उनकी उन्हीं की दी हुई आजीविका से, इन्हीं की दी हुई सैलरी से उन लोगों का घर परिवार चलता होगा। तो ये भी तो एक प्रकार का दान हुआ। भाई आपके कारण करोड़ों लोगों का परिवार भूखे ना सोवे, एक दो रोटी खाकर सोवे, तो ये भी आपका सहयोग हुआ। तो उन लोगों का आशीर्वाद, उन लोगों का भाग्य भी तो आपको मिला। अच्छा, इस कुंडली में भाग्य की बात करें तो भाग्य भाव में आप देखिए सिंह राशि बनी है। सिंह राशि के स्वामी कौन हुए? सूर्य देव जाकर लग्न में बैठे हैं, यानी भाग्यश लग्न में ही बैठा है। भाग्य तो बड़ा मजबूत हुआ। अब साथ साथ इनका स्वयं का भाग्य नहीं, इनके साथ करोड़ों लोगों का भाग्य इनके साथ जुड़ा है, जिससे कि उनका भी भाग्य इन्हें मिलेगा। देखिए, अच्छा एक बात और यहाँ पर जान लीजिए, व्यक्ति स्वयं हमेशा अपने भाग्य से कुछ नहीं कर पाता। आपने हमेशा सुना होगा बड़े लोगों के मुख से कि एक सही समय आने पर जातकों को विवाह कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र या नहीं, बहुत सारे शास्त्र ये कहते हैं कि व्यक्ति को जब जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी और का भाग्य चाहिए, तब उसकी पत्नी आ जाती है। अपने पत्नी के भाग्य से वह जातक आगे बढ़ता है। भाई आपका भाग्य है कि आपको 10 रुपए रोज के मिलेंगे, आपको मिल रहे हैं, किंतु आपकी पत्नी आई, अब उसके भाग्य में है कि उसको रोज को 50 रुपए मिलेंगे। उसको 50 रुपए कहाँ से मिलेंगे? वो उसका भाग्य आपके साथ जुड़ जाता है। आपके द्वारा ही आपका 10 उसका 50 मिलाकर 60 रुपए, तब आप प्रतिदिन के 60 रुपए कमाने लगते हो, जिससे कि 50 रुपए तो उसके पास चला ही जाता है किसी प्रकार से आपके द्वारा कमा कर भी, किंतु 10 रुपए आपके पास रहता है। किंतु उस पत्नी के धन पर भी आपका ही अधिकार होता है। दिन के 60 हुए, अब और भाग्य चाहिए होता है, जातक का जो है उस जातक का बच्चे हो जाते हैं, संतान हो जाती है, तो उस संतान का, उन बच्चों का भी भाग्य उसके साथ जुड़ जाता है, जिससे जिस बच्चे के भाग्य में 100 रुपए था, तो दोनों का मिलाकर 160 रुपए, जहाँ पर वो महीने के 10 रुपए पा रहा था अपने भाग्य से, वहीं पर अपनी पत्नी अपने बच्चों के भाग्य से वह महीने का 160 रुपए कमा रहा है। 150 रुपए एक्स्ट्रा किसके भाग्य से? पत्नी और बच्चे के कारण। मिल किससे रहा है? उस जातक को। उसका भोग कौन करेगा? आप ही करोगे, तब अपने परिवार को दोगे। इसी प्रकार टाटा जी के साथ
उनका 3 का नहीं, उनका पत्नी का, उनके परिवार का नहीं, करोड़ों लोगों के भाई उनकी कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी से लेकर एक सीईओ तक हर एक लोगों के परिवार का भाग्य और आशीर्वाद उनके साथ जुड़ा है। तो आप समझ ही सकते होंगे कि भाग्य इनका कितना मजबूत है, उस पर चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार की कुंडली देखी जाए तो इनकी कुंडली में शनि और गुरु ने आपस में परिवर्तन किया है। शनि जो चौथे भाव में बैठे हैं वह धनेश होकर सुख भाव में बैठे हैं और गुरु सुखेश होकर धन भाव में बैठे हैं। तो धन से सुख और सुख से धन इनको मिलना ही मिलना है, यानी जितना भी इन्होंने धन कमाया उससे सुख लेंगे और सुख का सामान ही बनाकर या अपने धन से धन कमाना। अब एक पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट करें, उससे जो पैसे हमें ये निरंतर चलते रहेगा। और शनि का काम ही है, उन्होंने जीवन के पूर्वार्ध में यदि किसी को रगड़ कर उसकी खूब अच्छे से संघर्ष करा दिया तो जीवन के उत्तरार्ध में आधा जीवन बीतने के बाद उसे आप समझिए पेंशन जैसे मिलती है कि उसे बैठ कर खाओ, उसी प्रकार शनि सेवा करते हैं, देखभाल करते रहते हैं। आधा जीवन बीतने के बाद उस जातक को पहले का फल देते रहते हैं। इसी के साथ साथ अगर इनकी कुंडली में जहाँ चंद्रमा की बात होती है कि चंद्रमा नीचा अभिलाष से हो रहा है, जिससे भाई इन्हें टेंशन दिक्कत आए दिन होती रहेगी। तो यह देखिए भाई कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन हो, इतना बड़ा इंडस्ट्री का मालिक हो, तो उसे टेंशन होना आम बात है। हमारी छोटा सा जीवन है, छोटा सा लाइफ है, जब हमें दिक्कत हो सकती है, हमें टेंशन हो सकता है, तो उन लोगों को क्यों नहीं हो सकता। बस फर्क इतना है कि हमें टेंशन हमारे कैटेगरी के हिसाब से छोटी सी होती है, उन्हें टेंशन उनके कैटेगरी के हिसाब से बहुत बड़ी होती है। हमारा 1-2 लाख रुपए डूब जाए तब हमें बहुत दुख होता है, उन्हें 1-2 लाख से मतलब नहीं, उनके खरबों अरबों रुपए डूब जाए तब उन्हें दुख होता है। फर्क सिर्फ इतना है, किंतु उनका टेंशन उनके बराबर है, हमारा टेंशन हमारे बराबर है। इसी के साथ साथ यदि आप इस कुंडली में देखो, इस कुंडली में बुधादित्य योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है, साथ ही साथ शुक्र और बुध एक ही स्थान में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। अब जिस कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बन जाए, कुछ लोग होते हैं अपने आप को जो लक्ष्मीपति कहते हैं। लक्ष्मीपति कोई नहीं हो सकता, लक्ष्मीपति सिर्फ एक ही है, नारायण। हाँ, आप लक्ष्मी को अपना माँ मान लो, अपनी पुत्री मान लो, वो अलग बात है, लेकिन लक्ष्मीपति एक है नारायण। भाई जब कोई स्त्री अपने पति के साथ, आप एक प्रकार उदाहरण से समझो, मान लीजिए आपने अपने लड़की का विवाह किया, अब पति ससुराल में है, पति अपने घर है, आपने लड़की को कुछ दिन के लिए बुलाया अपने घर, उससे हेडेक बने रहेगा, चिंता रहेगी, पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे, घर पर क्या हो रहा होगा, वो बार बार सोचती होगी। किंतु साथ ही साथ दामाद भी यहाँ कर रहने लगे, आप ही के घर जमाई बन जाए, तब वो आराम से रहेगी, कोई टेंशन नहीं कि अब नहीं जाना है, कब नहीं जाना है, साथ ही उनके रह रही है। इसी प्रकार यदि आप नारायण को बुलाओ, लक्ष्मी अपने आप ही आ जाएगी। इसी के साथ साथ कुंडली में बना जो लक्ष्मी नारायण योग, तो लक्ष्मी नारायण योग बना है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मंगल का पराक्रम में होना। भाई इन्होंने मेहनत किया, मेहनत से पीछे नहीं हटे, मेहनत किसने करवाया, इसी मंगल ने करवाया। इसी भाव में जो मंगल बैठा है, इसी मंगल ने उनसे मेहनत करवाई। और पराक्रमेश जो शनि है, वे सुख भाव में जाकर बैठे हैं, पराक्रम करोगे तो सुख मिलेगा, जो उन्होंने किया और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। पराक्रम किया, शुरू से मेहनत की और आज बैठकर दानियों में भी सबसे नंबर 1, आशीर्वाद ही मिल रहा है, भाग्य की बात ही नहीं करनी है, करोड़ों लोगों का भाग्य जुड़ा है। और उद्योगपति में, बिजनेसमैन में मेरे ख्याल से तो भाई पता नहीं क्या है, लेकिन लगता है कि टॉप 10 में ये इनका नाम जरूर होगा। प्रिय दर्शकों, जहां पर इनकी कुंडली में कुछ राजयोग थे, उसी के साथ इनकी कुंडली में कुछ दुर्योग भी थे, जैसे कि चंद्रमा का जो है नीचाभिलाषी होना और शनि का जो है सुख भाव में होना। तो ये दुर्योग नहीं, आप इसे अच्छा योग कह सकते हो कि उम्र के शुरू में मेहनत करे और आधा उम्र बीतने के बाद फिर आराम से बैठकर अपना जीवन यापन करे। प्रिय दर्शकों, यह थी रतन टाटा जी की कुंडली, जिसका अध्ययन मैंने आज आप लोगों के सामने किया। पहली बार किसी कुंडली का अध्ययन इस प्रकार आकर कर रहा हूँ। आपको भी अपनी कुंडली का अध्ययन कराना हो तो कमेंट में स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ डालिए और प्रश्न कीजिए। यदि प्रश्न उचित रहा तो या तो आपकी भी कुंडली से एक वीडियो बन जाएगी, अथवा कमेंट में छोटा मोटा रहेगा तो बता देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कुंडली का अध्ययन कैसा लगा आपको, यह भी कमेंट में बताइएगा। लाइक डिसलाइक करके ही जाइएगा, जैसा भी समझ आवे। भाई लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, डिसलाइक करेंगे तो थोड़ा दुखी होंगे, क्यों किया, करने का कारण भी बताकर तब कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार और भी कुंडली का अध्ययन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और करने की क्या नियम है, यह सब जानने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।